अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ तमाम बच्चे खैर खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। अच्छा बच्चों, आज हम लोग 10th क्लास का मैथमेटिक्स जो कि साइंस कैटेगरी का उसकी एक्सरसाइज नंबर 3.2 शुरू करेंगे। 3.1 हैज़ बीन कम्प्लीटेड। क्वेश्चन 1 में लिख के रखा हुआ है, पढ़ के मैं सुना देती हूँ क्वेश्चन 1 में क्या है। अच्छा, आपने गौर से और ध्यान से वापस देखना है। If y varies directly as x and y is equal to 8 when x equal to 2, इस लाइन के दो हिस्से हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है, थोड़ा सा पेज में करती हूँ। पहली बात जो आपको कही जा रही है वो ये है कि इफ y varies डायरेक्टली, ये है जी डायरेक्टली का साइन। आप यकीनन फिजिक्स आप में से कुछ बच्चे पढ़ते होंगे, क्योंकि आप साइंस कैटेगरी के मैथमेटिक्स है तो डेफिनेटली आप फिजिक्स से पढ़े होंगे। जैसे आपने पढ़ा होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये डायरेक्टली का साइन है, ठीक है। इन्वर्सली में भी यही साइन आता है, लेकिन अगली चीज़ 1/, में आती है, ठीक है। इफ y वेरीज डायरेक्टली, चूंकि y का पहले जिक्र हो रहा है, y लिखा, डायरेक्टली का चूंकि जिक्र हो रहा है, साइन डायरेक्टली का डाला, इसकी हो रहा है जी x के। अब यहाँ 1 सेकंड के लिए रुक के 1 मिनट के लिए पहले इसकी सेटिंग कर लें। फिजिक्स में आप क्या करते हैं, जब इसको बराबर करते हैं कोई ना कोई कांस्टेंट आता है ना, हमारे पास भी आ गया। यहाँ आप लिख रहे हैं वेयर के इज कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन, वेयर के इज अ कांस्टेंट, इतना भी लिख लेंगे बहुत है। समझ आ गई आपको। इफ y वेरीज डायरेक्टली x लिख के, तो इक्वल जब किया डायरेक्टली को तो उसकी जगह k कांस्टेंट आ जाता है। साथ आप मेंशन कर दें वेयर k इज अ कांस्टेंट, ठीक है। अब आपने ये ध्यान रखना है कि y की ये वैल्यू है, x की ये है, ये x की है। इन टर्म्स ऑफ फाइंड, सबसे पहले आपने क्या करना है, इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दें, ठीक है। अब यहाँ से आप ये ध्यान रखें कि इस बात के फौरन बाद y को 8 कहा गया, x को 2 कहा गया। पुटिंग y is equal to 8, x equal to in equation 1, we get y 8 है, x 2 है। अब ये 2 के इधर ले आए, 8 वहां ले जाए, के अकेला करें, के के साथ क्या फालतू है, के साथ 2 फालतू है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो शायद जाके ले जाएं, वहां जाके अगर डिवाइड में चीज कहाँ आती है, डिनोमिनेटर में। अच्छा, ये हमने क्यों पुट किया, ये हमने पुट किया के की वैल्यू फाइंड आउट करने की, ठीक है। अब आप इसको पुट करें 1 में, और वो क्या है, के एक्स है ना, यहां से आप 4x, ये बात समझ आ गई आपको। यहाँ तक हमने क्या किया, दोबारा समराइज कर देती हूँ। क्योंकि y डायरेक्टली वेरी कर x से, तो y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, इक्वल किया तो k आ गया, वेयर k इज अ कांस्टेंट। अब इस बात के फौरन बाद आपको y 8 और x 2 दिया गया था, ये दोनों कीमतें आपने 1 इक्वेशन में पुट करके k फाइंड आउट करना है। और जब k फाइनली आ गया तो दोबारा से इसको 1 पुट करेंगे, ताकि हमारे पास सिर्फ y और x अननोन रह जाए, बाकी k लिखा हुआ सामने, क्योंकि y और x की वैल्यूज आगे दी जाएंगी। अब आप आ जाए पार्ट 1 पर, फाइंड y इन टर्म्स ऑफ x। इसका क्या मतलब है कि y को आप पुट करें, मालूम करें इन टर्म्स ऑफ x, मतलब ये है कि जो y की वैल्यू आप निकालें ना, उसके अंदर x आना चाहिए। देखते हैं जी, आपके पास y इज इक्वल टू 4x,
अब आप ये देखिए बच्चे कि ये ऑलरेडी y के आंसर में y की मतलब वैल्यू के अंदर x आ रहा है, 4x है ना, लेकिन x हमें यहाँ पे पुट नहीं करना। ठीक है, आप इस बात को समझें कि हमें कहा क्या गया है कि y इन टर्म्स ऑफ x, इसका मतलब ये कि y के आंसर के अंदर x आना चाहिए। आप ये देखिए गौर से, यहाँ से मैं हाईलाइट कर लेती हूँ कि y के आंसर में x आ रहा है। ठीक है, और यही हमारा, अब हमने आगे नहीं करना, ये हमारा पहले का आंसर, पहले पार्ट का आंसर आ गया। ये बात आप समझ आ गई। इन टर्म्स ऑफ x का मतलब ये है कि y के आंसर में x आना चाहिए, तो y के आंसर में x आ जो रहा है। ठीक है, उन्होंने और कुछ नहीं कहा, बस ये पहला पार्ट है। सेकंड पार्ट में क्या रहे कि y फाइंड करें व्हेन x इज इक्वल टू 5, यानी आप y मालूम करें और आप x को 5 रखें। इसी इक्वेशन के अंदर y इज इक्वल टू 4x, हमने x को 5 रखा क्योंकि उन्होंने हमें दिया हुआ था, और y आ गया 20। आपको समझ आई ये हमारा आंसर 20 कैसे आया? ये इस क्वेश्चन में ये शर्त दी गई है कि आप y मालूम करें इस तरह कि x को आप 5 रखें, y मालूम करें, x को 5 रखें। हमने एग्जैक्टली ऐसे ही किया, हमने y में x को 5 रखा और y 20 आ गया। आई होप चीज आपको समझ आई होगी। लेट अस प्रोसीड टू द पार्ट नंबर 3। इसी क्वेश्चन का पार्ट 3 हम करते हैं। अब आपको कहा क्या गया है कि अब आप x मालूम करें व्हेन y इज इक्वल 28, मतलब ये है कि x मालूम करो y को 28 रखकर। अब आपके पास y इज इक्वल टू 4x है ना, क्योंकि आपने x फाइंड आउट करना है, आप x वाली ये वैल्यू इधर ले आओ, y यहाँ ले जाओ, क्योंकि जिसकी वैल्यू निकालनी होती है ना, कीमत निकालनी होती है, आंसर वो हमेशा लेफ्ट साइड पे होता है। 4x ऐसे ही रहने दें, y 28 रखें क्योंकि हमें यही शर्त कही गई है। अब x को अकेला करें, 4 मल्टीप्लायर है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में चीज कहाँ आती है, 30 में 4 1s are 4 7s are, x हमारे पास क्या आ गया 7। ये तीसरी बात भी हमने इस क्वेश्चन की पूरी कर दी, और यही हमारा क्या है जी आंसर है। इंशाल्लाह जो जो आप आगे क्वेश्चन करेंगे ना, वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट्स मजीद क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन 2 देखें जी, क्वेश्चन 2 में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन 2 में लिखा हुआ है इफ y varies directly x and y is equal to 7, when x equal to 3 फाइंड। अच्छा, इस लाइन के ना 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा बच्चों मैं हाईलाइट ले लेती हूँ, पहला हिस्सा आपका ये है और दूसरा हिस्सा आपका सेपरेटली ये है। फिलहाल आप इस पे काम तवज्जो दें, क्योंकि हम जैसे ही क्वेश्चन करना शुरू करेंगे, हमने पहले पार्ट से अपना थोड़ा सा काम मुकम्मल करके रख लेना है। कैसे? अब आपको ये दिया गया कि y x से डायरेक्टली है, इसको आप इक्वल करेंगे तो kx आ जाएगा। यहाँ आप लिखेंगे वेयर k इज अ कांस्टेंट। ठीक है, साथ ही आप क्या दिया गया y 7x3, इसको आप 1 का नाम दें, पुट y इज इक्वल टू 7 x इक्वल टू 3 इन 1। ये हम क्यों पुट करते हैं, k को मालूम करने के लिए। y 7 x 3, अब 3 के इधर ले आए, 7 इधर ले आए, k अकेला करें, 3 यहाँ मल्टीप्लायर है, वहां जाके आ जाएगा डिवाइड। अब इसको साथ ही 1 में पुट करें ताकि हमारे पास एक जर्नल इक्वेशन आ जाए जिससे बाकी सारे काम हों। चूंकि आपके पास
y इज इक्वल टू के एक्स था ना, y इज इक्वल टू 7/3x या 7x/3। ये जनरल टर्म में बेहतर ये है कि इसको आप आई कह दो। ये बात समझ आ गई। अब आप अगले हिस्से की तरफ आए कि वो क्या कह रहा है क्वेश्चन वाला। क्या फाइंड करना है? फाइंड करें y इन टर्म्स ऑफ x। आप ये देखें कि जो हमने y इज इक्वल टू 7/3x निकाला हुआ है, ये ऑलरेडी इस क्वेश्चन का आंसर है। कैसे? y इन टर्म्स ऑफ x का मतलब है y के आंसर में x होना चाहिए। ऐसे ही कीमत नहीं, x पूरा का पूरा खुद ब खुद बजाते खुद आया हुआ हो। तो देख लें y के आंसर के अंदर 7/3 के साथ x आया हुआ है ना, तो ये हमारा हो गया पहले पार्ट का आंसर। पार्ट 2 में क्या कहा जा रहा है कि फाइंड x व्हेन y इज इक्वल टू 35। अच्छा, एक लाइन आगे भी है लेकिन मैं उसको सेपरेट कर रही हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। कहता है x मालूम करो, y को 35 रखो, पुट y इज इक्वल 35। आपके अब सारे काम i के साथ होंगे। जब आपने फाइनली k की वैल्यू पुट कर दी, उसको इक्वेशन i का नाम दे दे। आप बच्चे कुछ और नाम दे सकते हैं, मैंने जिस तरह मैं पढ़ाती हूँ मैंने इसको i या a का नाम देना है। अब आपके सारे काम i के साथ होने हैं। पुट y इज इक्वल 35 इन i, वी गेट। अच्छा, यहाँ से आपने x मालूम करना है। असल में i ये है ना 7/3x, चूंकि x फाइंड करना है, x को आप लेफ्ट साइड पे ले आए, यहाँ ले आए और y यहाँ रखें। अब आप y को 35 रख दें और x को अकेला करें बारी बारी। सबसे पहले 3 देखिए डिवाइड हो रहा है, नीचे बटे में आ रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 7x अकेला रह गया, 35 मल्टीप्लाई 3 बन गया। फिर आप x के साथ 7 रह गया, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड में चीज बटे के नीचे आती है, 7 1 जार 7 5 जार। अब आपके पास ये सारा कुछ क्या बच गया, 5 इंटू 3 15। ये जी हमने पार्ट 2 का आंसर निकाल लिया। अब इसी लाइन का दूसरा पार्ट क्या कहा जा रहा था कि y फाइंड करें जबकि x आप क्या रखें 18, x क्या रखें 18। पुट, अब आपका सारा काम i के साथ है। पुट x इक्वल टू 18 इन i, वी गेट। आपके पास i है, y इज इक्वल टू 7/3x। फाइंड आपने y करना है तो y ऑलरेडी साइड में मौजूद है, छेड़ेंगे नहीं। 7/3 और x आपके पास रखना है आपने इस क्वेश्चन की शर्त के मुताबिक 18। 3 1 जार 3 6 जार 7 to 6 रह गया, 7 6 जार 42। ये हमारा आंसर। मैं पूरी उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चीज समझ आई होगी। लेट अस प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में कहा जा रहा है r डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है t के और r5 when t 8। यहीं मैं रुक जाती हूँ और वो काम करती हूँ जो हम लोग पिछले 2 क्वेश्चंस में फटाफट से करते आए। कैसे? चूंकि r t के डायरेक्टली है, आप इसको बराबर का निशान बनाओ और k लिखो, साथ ही आप लिखो वेयर k इज अ कांस्टेंट। इसको नाम दे देते हैं 1 का, और साथ ही 2 वैल्यूज हैं इनको आप इसमें डाल के k की कीमत मालूम करें। पुट r5 t8 इन 1। हमें क्या हासिल होता है, थोड़ा सा पेज में ऊपर करते हैं कि आपको समझ आए बच्चों। r इज इक्वल टू, बल्कि हर जगह इसकी कीमत पुट करते हैं
5 इज इक्वल टू के इंटू 8। 8 के इधर लें, 5 इधर रखें, के अकेला करें, 5/8। ठीक है, अब आप क्या करें, जो के कीमत आती है उसको भी आपने 1 के अंदर पुट करना होता है। r इज इक्वल टू 5/8 t, ये आप नाम दे दें आई का। बच्चों ये आई आपकी बन गई जनरल इक्वेशन, सारे काम आपके इसके साथ होने हैं। अरे देखिए, अगर आप बुक पे देखिए ना, लिखा होगा फाइंड द इक्वेशन कनेक्टिंग आर एंड टी, तो ये इक्वेशन फाइंड आउट होगी है जिसके अंदर आर और टी कनेक्ट हो रहे हैं। ठीक है, इतनी बड़ी साइंस, रॉकेट साइंस कोई नहीं थी। ये वो इक्वेशन आ गई है जिसके अंदर क्या कनेक्ट हो रहे हैं, आर और टी आपस में कनेक्ट हो रहे हैं। अब आपका सारा फोकस इस इक्वेशन पे होना चाहिए। अब देखिए, अब वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है आल्सो फाइंड आर व्हेन t is equal to 64 and t when r is equal to 20। इस लाइन के दो पार्ट हैं, पहले आपने r मालूम करना है t को 64 रखकर। किसमें, आपका सारा काम किसके साथ है, आई हैव टोल्ड यू 1 के साथ। पुट t इज इक्वल टू 64 इन i, बाकी सारी बातें आप भूल जाएं, आप अपना फोकस आई पे रखें, इक्वेशन आई पर। आपने आर मालूम करना है, वो ऑलरेडी इस साइड में मौजूद है। आर इज इक्वल टू 5/8, टी रखें 64, साथ ही कैंसिल करें 8 1 जा 8 8 जा, एंड यू आर लेफ्ट विद 8 5 जा 40। ये हमने इसकी पहली बात मान ली बुक वाले की। सेकंड बात वो क्या कह रहे हैं कि टी मालूम करें, आर को 20 रखें। आप फोकस करें इक्वेशन नंबर आई पर। ठीक है, टी फाइंड आउट करें, आर को 20 रखकर। यहां लिखें पुट आर इज इक्वल टू 20 इन इक्वेशन आई, वी गेट, यहां से आप करें आर इज इक्वल टू 5/8 टी। आपके पास ये कोई है ना आई, चूंकि अब आपने टी फाइंड करना है तो बेहतर ये है कि आप 5/8 टी इस साइड पर लेकर आए। जिसने फाइंड होना होता है इसकी वैल्यू वो लेफ्ट साइड होता है, आर यहाँ रखें। अब आप इसके अंदर आर को 20 रखें। अब टी को बारी बारी अकेला करें। टी के साथ क्या क्या एक्स्ट्रा चीज है जी, 5 और 8, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 डिवाइड हो रहा है, तो इधर आके वो काम उल्ट हो जाता है ना। आपका 5t अकेला रह गया, 8 यहाँ कर, चूंकि यहाँ डिवाइड हो रहा था यहाँ कर मल्टीप्लाई हो गया। अब 5 को हटाएं, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ कर क्या हो जाएगा, डिवाइड। 5 4 जा, एंड टी की कीमत आती है जी 4 8 आर 32। लो जी, ये भी हमारा क्वेश्चन और कंप्लीट, ये हमारा आंसर है। आई होप, मुझे पूरी उम्मीद है, यकीन है कि इंशाल्लाह आपको क्वेश्चन जरूर समझ आ रहे होंगे। क्वेश्चन 4, सॉरी 5, क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या कहा जा रहा है कि आज इफ, मैं यहाँ लिखनी क्वेश्चन टी स्केयर एंड r is equal to 8 when t is equal to 3, find r। अच्छा, ये थोड़ा सा ना लंबा क्वेश्चन है, पीछे हम 2 3 चीजें मालूम करते रहे, यहाँ एक चीज आ गया। अब आप देखिए, इसके 2 पार्ट है, मैं समझा चुकी हूँ कि एक पार्ट इसका ये है, एक पार्ट इसका ये है। तो आप पहले पार्ट से अपना सारा काम तो कंप्लीट नहीं कर सकते, लेकिन आप पहला पोर्शन मुकम्मल कर लेते हैं। यहाँ मैं लिखती हूँ सोल्यूशन। अच्छा, ये टी स्केयर है, ठीक है, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी स्केयर के,
थोड़ी देर के लिए पास कर लेते हैं क्योंकि अजान हो रही है बच्चों। तो अजान हो गई है, तो चलिए फिर ये क्वेश्चन करते हैं और एक 5 तो इंशाल्लाह फिर इसके बाद नमाज पढ़नी है। अच्छा, ये आप लिखा, यहाँ आप लिखेंगे जैसे आपने ऊपर 3 क्वेश्चन में कर रखे हैं कि वेयर के इज अ कांस्टेंट। अब आप इसको कोई आई का आई नहीं, 1 का नाम दे दें और साथ ही इन 2 चीज़ों से फ़ायदा उठाएं। पुट r इज इक्वल टू 8 एंड t इज इक्वल टू 3 इन 1 वी गेट r आप 8 मालूम रखो, t आप 3 रखो। अब यहाँ एक डिफरेंस आया कि 3 का स्क्वायर भी है तो यहाँ स्क्वायर कर लेट हो जाएगा, नथिंग एल्स। के 3 जार 9। सो आप इसको थोड़ा सा पेज में ऊपर करती हूँ। ये बच्चों आपका बन गया 8 इज इक्वल टू 9k, या 9k इज इक्वल टू 8, या k इज इक्वल टू 8 और ये 9 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब आपको मैंने क्या बताया हुआ है कि जैसे ही k की वैल्यू आए आई में दोबारा से पुट करनी होती है। ठीक है, तो आप करेंगे r इज इक्वल टू 8/9 t स्क्वायर। k की वैल्यू पुट करके आपके पास ये बन जाती है इक्वेशन आई, या वट एवर यू नेम इट, जनरल इक्वेशन। अब आपका सारा फोकस पॉइंट है। अब देखिए अब क्या कहा गया, अब कहा गया कि आर फाइंड आउट करें when t is equal to 6, के t को 6 रख के आर फाइंड करें। तो आप लिखें जी पुट t is equal to 6 in i। चूंकि अब सारा काम आपको आई के साथ होना है, तो चूंकि आर मालूम करने आर इस साइड पर है तो इसकी पोजीशन चेंज नहीं करते। आर इज इक्वल टू 8/9 और ये आ जाएगा 6 और बाहर स्क्वायर। आर इज इक्वल टू 8/9 और ये बन गया 36, 9 1 जा 9 4 जा और आर आ गया 32। ठीक है, यही इसका आंसर है। अच्छा, अब आप एक काम करें कि मैं आपको क्वेश्चन नंबर 5 DIY कर देती हूँ। ठीक है, 4 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन अच्छे आप करें ना तो इंशाल्लाह हो जाएगा। अगर आप ये 4 क्वेश्चन ध्यान से तरतीब से समझते हैं, गौर से, तवज्जो से, तो 5वां भी आप कर लेंगे। एक आप ये DIY कर लें। आज के लिए इतने ही बहुत अच्छे, नमाज का टाइम भी हो गया मगरिब का, तो इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 6 से कल स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।